जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आपका एग्जाम कब है, आप वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद बिना किसी रुकावट आप लास्ट तक सभी क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि हम कंप्यूटर का एमसीक्यू लेके आपके लिए आ गए हैं और आप सभी क्वेश्चन को कीजिए विद जितने भी डिटेल फैक्ट बताए जाए ना, उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी लास्ट तक जुड़े रहें और लास्ट तक सभी क्वेश्चन को कीजिए और डिटेल देखिए कि क्या क्या बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एंड अंतिम प्रश्न तक करने के बाद आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आएगा और अगर आपको नहीं आता तो आप डिसलाइक कर सकते हैं बिना झिझक। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये आपसे वादा रहेगा कि आप देखने के बाद आप ये जरूर बोलेंगे कि बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मल्टीमीडिया सामग्री के बुनियादी प्रसारण के लिए अगर हम देखें किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, पहला है रियल सॉफ्टवेयर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सेकंड है रियल सिस्टम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, थर्ड है रियल सिस्टम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, या फोर्थ है रियल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो आप सभी को याद रखना है कि जो मल्टीमीडिया सामग्री के बुनियादी प्रसारण के लिए अगर हम देखें किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, दोस्तों याद रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप सभी याद रखेंगे कि आपके किया जाता है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का। किसका किया जाता है दोस्तों? रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का उपयोग अगर हम देखें तो आपके किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में डेटाबेस और ट्रांजैक्शन लॉग फाइल के बीच जो सिंक्रोनाइजेशन का बिंदु होता है, ये कौन सा होता है आपके? या बात करें तो आपके शैडो पॉइंट होता है, चेक पॉइंट होता है, की पॉइंट होता है, मैपिंग पॉइंट होता है। दोस्तों आपको याद रखना है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, या अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपके डीबीएमएस की अगर हम बात करें, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है। तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में डेटाबेस और ट्रांजैक्शन लॉग फाइल के बीच जो सिंक्रोनाइजेशन का बिंदु होता है वो कौन सा होता है? दोस्तों याद रखिएगा ये होता है चेक पॉइंट। कौन सा होता है दोस्तों? चेक पॉइंट होता है। आप सभी याद रखिएगा चेक पॉइंट होता है। सी आंसर आपका राइट आंसर है। द नेक्स्ट इनमें से कौन सा सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल है आपके? जैसे हिरारिकल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, डिडक्टिव हो गया, रिलेशनल हो गया। कौन सा सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल है आपके इनमें से? दोस्तों याद रखिएगा सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल है आपका हिरारिकल। कौन सा है दोस्तों? हिरारिकल जो है ना सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल है आपका हिरारिकल। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी की के अलावा अन्य सभी कैंडिडेट की को क्या कहा जाता है? जो प्राइमरी की के अलावा अगर हम बात करें जैसे सेकेंडरी की, फॉरेन की, रिमेनिंग की, अल्टरनेट की, तो प्राइमरी की के अलावा अन्य सभी कैंडिडेट की को क्या कहा जाता है? तो अगर हम देखें यहाँ पे कि प्राइमरी की के अलावा अन्य सभी जो कैंडिडेट की होती है इन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा इन्हें कहा जाता है अल्टरनेट की। इन्हें क्या कहते हैं हम दोस्तों? अल्टरनेट की कहते हैं। जो प्राइमरी की के अलावा की जो आपकी की होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा इन्हें अल्टरनेट की कहा जाता है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फंक्शन डिपेंडेंसी के बाएं तरफ और दाएं तरफ को कभी कभी क्रमशः क्या कहा जाता है? डोमेन या एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, ट्यूपल या रिलेशन कहा जाता है, रेंज या टेबल कहा जाता है, डिटर्मिनेंट या डिपेंडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो अगर हम बात करें कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के बाएं तरफ और दाएं तरफ को कभी कभी क्रमशः इन्हें हम डिटर्मिनेंट या अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? डिटर्मिनेंट एंड डिपेंडेंट कहा जाता है। तो आप सभी याद रखिएगा डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवी पीढ़ी की भाषाएं अगर हम देखें इनमें से कौन सी हैं? जैसे असेंबली भाषाएं हो गई, मशीन भाषाएं हो गई, या कंस्ट्रक्ट आधारित भाषाएं हो जाती हैं, या उच्च स्तरीय भाषाएं हो जाती हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो पांचवी पीढ़ी की जो भाषाएं होती हैं ना वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं दोस्तों कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रेंट आधारित भाषाएं होती हैं। कौन सी होती है दोस्तों? कंस्ट्रेंट आधारित भाषाएं होती हैं जो पांचवी पीढ़ी की भाषाएं होती हैं। ठीक है, अब हम सभी क्वेश्चंस का डिटेल भी थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं जिससे कि और भी क्वेश्चन आपके कवर होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें असेंबली भाषा का अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सेकेंड जनरेशन में आपके उपयोग की जाती है। जो असेंबली भाषा है ये अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन में, मशीन भाषा अगर हम देखें तो ये प्रथम पीढ़ी में, और जो उच्च स्तरीय भाषा है ये तीसरी पीढ़ी में। जो उच्च स्तरीय भाषा है दोस्तों ये तीसरी पीढ़ी में। तो पांचवी पीढ़ी की भाषाएं कौन सी होती हैं? तो कंस्टेंट आधारित भाषाएं होती हैं। और अगर हम बात करें असेंबली भाषा तो दूसरी सेकेंड जनरेशन की, मशीन भाषा फर्स्ट जनरेशन की, एंड जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं आपके उच्च स्तरीय भाषा होती हैं थर्ड जनरेशन की होती हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है आपके? हार्ड डिस्क जो होता है दोस्तों किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, ऑफलाइन, टर्शरी या सेकेंडरी?
किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों? हार्ड डिस्क। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आप सभी सही ढंग से शेयर नहीं कर रहे हैं, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए। अगर आप सभी को हेल्पफुल वीडियो मिल रहे हैं, कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए आप सभी से, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है, तो दोस्तों ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। दोस्तों हार्ड डिस्क किस प्रकार का डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, दोस्तों याद रखिएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है हार्ड डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में अधिकतम जो जूम वैल्यू होती है दोस्तों कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि जो MS वर्ड 2007 में जो डॉक्यूमेंट में अधिकतम जूम वैल्यू कितने तक जूम कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों मैक्सिमम जो होती है ना जूम वैल्यू जो कितनी होती है, तो आप सभी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, 500 होती है। 500% अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम होती है जूम साइज। क्या होती है दोस्तों? मैक्सिमम होती है जूम साइज। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि न्यूनतम मिनिमम क्या होता है आपके दोस्तों, मिनिमम क्या होता है? मिनिमम आपके 10 होता है। मिनिमम दोस्तों कितना होता है? 10 होता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम आपके 500 होता है, ठीक है। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 500 होता है। और बाकी आप अपने इच्छा अनुसार अगर हम देखें तो जूम सेटिंग पर स्लाइड करके अगर हम देखें तो इसे माइनस या प्लस पर क्लिक करके आप इसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम याद रखना है, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500%। दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे अगर हम बात करें कि पावर पॉइंट में जो आपके जूम करने की जो आपके मैक्सिमम या मिनिमम साइज होती है वो कितनी होती है, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे मैंने वर्ड का पूछा है, तो वर्ड का याद रखना है मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम आपकी होती है 500%। पर आपसे पावर पॉइंट में अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोड का वह प्रथम भाग क्या है जो स्वयं की प्रतिकृति करने में सक्षम है और इसका एक हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि एक व्यक्तिगत प्रणाली को दूषित करना या इसके डेटा को नष्ट करना, जैसे ज़ोंबी हो गया, या आपके बात करें वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, वर्म हो गया। तो कौन सी कोड का वह भाग कौन सा होता है जो स्वयं की प्रतिकृति करने में सक्षम होता है, डुप्लीकेसी करने में सक्षम होता है? तो अगर हम देखें तो वायरस हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या जो है 101 का षोडश आधारित समकक्ष क्या होता है? षोडश आधारित समकक्ष क्या होता है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से? आप सभी को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65, 65, 16, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो षोडश आधारित समकक्ष संख्या होती है दशमलव संख्या 101 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, या आपके यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं? क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर जो मॉनिटर स्क्रीन के में एक छवि यानी कि इमेज बनाने के लिए एक अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पुंज बीम का उपयोग करता है, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या जिसे आपके बात करें कि CRT कैथोड रे ट्यूब, या गैस प्लाज्मा डिस्प्ले? तो अगर हम बात करें कि किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग करता है, तो आपको दोस्तों याद रखना है CRT आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैथोड रे ट्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैथोड रे ट्यूब आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? जब आपके इंटरनेट से अगर कोई फाइल जो है ट्रांसफर की जाती है, जैसे कि इसे अगर हम बात करें तो डाउनलोडिंग बोलेंगे, अपलोडिंग बोलेंगे, FTP बोलेंगे, JPEG बोलेंगे, क्या बोलेंगे? याद रखिएगा दोस्तों, इसे बोला जाता है डाउनलोडिंग। जब इंटरनेट के थ्रू अगर आप कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा गया है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए TCP का क्या होता है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। IP का क्या होता है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आपके। इसी तरह से JPEG का क्या होता है, ये कमेंट करके आप सभी बताइएगा। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बेसिक ऑपरेटिंग लैंग्वेज, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, या कॉमन बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज, या कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज? दोस्तों कोबोल जो है ना आपके एक बिजनेस रिलेटेड लैंग्वेज है आपके, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज अगर हम देखें तो ये कोबोल का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट डे ही पूछा गया था ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों बायोस का पूछा जाए क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का फुल फॉर्म। कोबोल का मैंने अभी आपको बताया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है कोबोल का फुल फॉर्म। अगर आपसे DBMS का पूछा जाए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है दोस्तों DBMS का फुल फॉर्म। EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCDIC का फुल फॉर्म होता है। HTTP का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और IBM का क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का फुल फॉर्म। JPEG का आपसे पूछा गया है पर मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप अगर हम बात करें JPEG का फुल फॉर्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शॉर्टकट की से डेली आपके एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डेली आपके एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज के शिफ्ट में पूछा गया था Alt+F4 का क्या होता है? Alt+F4 के द्वारा हम क्या कार्य कर सकते हैं? कमेंट करके बताइए अगर आपको जानकारी है। तो आज आपकी क्वेश्चन पूछा गया था, हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, हेल्प के लिए आपके देखें तो F1 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों टोटल अगर हम देखें फंक्शन की कितनी होती है तो आपको याद रखना है 12 फंक्शन की होती है। टोटल आपकी कितनी फंक्शन की होती है दोस्तों? टोटल आपको याद रखना है 12 फंक्शन की आपको देखने को मिलती हैं। F1 के द्वारा आप सभी क्या कार्य कर सकते हैं दोस्तों? हेल्प का कार्य किया जा सकता है। अगर आपसे F2 का पूछा जाए तो किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए, तो रीनेम के लिए अगर हम देखें तो दोस्तों क्या किया जाता है? F2 का प्रयोग किया जाता है। F3 का किसी फाइल या फोल्डर को अगर हम देखें तो खोजने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर हम बात की तो फाइंड करने के लिए किया जाता है। F4 आपसे पूछा गया था, Alt+F4 जो मैंने अभी आपसे बताया ये एक तरह से विंडो को बंद करने के लिए होता है। Alt+F4 जो होता है दोस्तों विंडो को बंद करने के लिए होता है आपके। F5 जो होता है वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए होता है, जो पेज चल रहा है उसे रिलोड करने के लिए अगर हम देखें तो F5 की का प्रयोग हम करते हैं। F6 अगर हम देखें तो अधिकांश वेब ब्राउजर में कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए, कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए F6 फंक्शन की यूज की जाती है। और F7 का अगर हम बात करें तो वर्तनी या व्याकरण की जांच करने के लिए की जाती है। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर के लिए अगर हम देखें तो F7 उपयोग की जाती है। F8 का अगर हम बात करें तो विंडोज में बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए, F8 का प्रयोग किया जाता है। F9 अगर हम बात करें एक डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9 का प्रयोग किया जाता है। F10 के द्वारा अगर हम बात करें एप्लीकेशन के मेनू बार को सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए F10 का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से F11 इसमें अगर हम बात करें तो पूर्ण स्क्रीन में एंटर करें और एग्जिट करने के लिए अगर हम देखें F11 का उपयोग करते हैं। और F12 का तो आप सभी को पता है कि सेव एज डायलॉग बॉक्स अगर हम देखें तो F12 के द्वारा सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके लिए ओपन होता है। ठीक है, तो ये आपके देखें तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किसका उपयोग करते हैं? VLSI का, ट्रांजिस्टर का, निर्वात ट्यूब का या IC का, किसका प्रयोग करते हैं? जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं आपके, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। दोस्तों याद रखिएगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर अगर हम देखें तो ये IC चिप का प्रयोग करते हैं। IC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट। एक बार सभी पीढ़ी के कंप्यूटर का हम एक बार देख लेते हैं कि इनका वर्ष क्या है और इनमें क्या क्या उपयोग किया गया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का वर्ष क्या है, 1946 से 54 है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था आपके। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर 1955 से 64 है दोस्तों, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था आपके। एंड थर्ड जनरेशन का आपके देखें 1964 से 77 है, इसमें IC का प्रयोग किया गया था दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था आपके। फोर्थ जनरेशन अगर हम बात करें 1978 से 1980 है, जिसमें VLSI का प्रयोग किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। आप सभी याद रखिएगा VLSI या माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। और एक फिफ्थ जनरेशन है दोस्तों वर्तमान में, जो अभी भविष्य में आपके देखिए वर्तमान में 1980 से आपके जो करंट में अभी चल रही है आपके फिफ्थ जनरेशन, इसमें ULSI या आपके देखें तो बायो चिप का प्रयोग किया गया। ULSI का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ें मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ ना, आपको वीडियो पसंद जरूर आ रहा होगा, तो आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा रिस्पांस अच्छा रहेगा आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है आपके? इनमें से कोबोल, पास्कल, बेसिक, कौन सी इनमें से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? आपसे ये पूछा जाए। हाई लेवल लैंग्वेज
आपके कौन सी हैं आपकी इनमें से दोस्तों? तो ये सभी हो जाएंगे, कोबोल भी है, पास्कल भी है और बेसिक भी है। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को याद है? बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, बेसिक का फुल फॉर्म होता है। ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि प्रोग्राम बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो भाषा होती है ना दोस्तों, इन्हें प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जानते हैं, जो प्रोग्राम बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, ये कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामर का एक तरह से प्राथमिक इंटरफेस होता है, और कंप्यूटर की विवरण से मजबूत अमूर्तता वाली एक प्रोग्रामिंग भाषा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये प्रोग्रामिंग भाषा अंग्रेजी शब्दों और परिचित गणितीय प्रतीकों का उपयोग करती हैं, और ये भाषा में कोड किए गए प्रोग्रामों को इसके निष्पादन से पहले मशीन की भाषा में बदलना पड़ता है। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हम देखें मशीन भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है? ये आप सभी से क्वेश्चन है, आप सभी इसका कमेंट जरूर करें। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं आपके, इन सभी के एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली अगर हम देखें तो बन सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी आपके हाई लेवल लैंग्वेज है या कौन सी नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम सभी देख लेते हैं। जैसे कोबोल अगर हम बात करें, कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एल्गोल जो है आपका, अगर हम बात करें एल्गोल, ये भी अगर हम देखें तो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। प्रोलॉग भी अगर हम देखें तो एक हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण आपको मिलता है। प्रचलन में अगर हम देखें पाइथन भी अगर हम देखें एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा हो गई आपके हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, विजुअल बेसिक हो गई, सी हो गई, C++ हो गई। ये जितने भी लैंग्वेज मैंने आपको बताया ना, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफारी जो है ना दोस्तों आपके, सफारी जो है एक सर्च इंजन नहीं है दोस्तों। देखिए सफारी जो होता है ना दोस्तों आपके, ये iOS के लिए एक ब्राउजर होता है। iOS आपके किस में यूज होता है? ये अगर हम देखें एप्पल के फ़ोन में आपके iOS, एप्पल के फ़ोन में आपके ये वर्जन यूज होता है, जिसके लिए एक ब्राउजर होता है दोस्तों सफारी। अगर हम बात करें वेबकिट, सफारी के लिए एक डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के रूप में अगर हम देखें किया जाने वाला एक सर्च इंजन है। कौन सा? वेबकिट जो होता है ना दोस्तों, ये सफारी के लिए एक डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के रूप में उपयोग किया जाने वाला सर्च इंजन होता है। अगर हम बात करें iOS का उपयोग केवल एप्पल फ़ोन में ही किया जाता है। iOS का उपयोग जो होता है ना दोस्तों केवल एप्पल फ़ोन में ही किया जाता है। एक बार हम देख लेते हैं सर्च इंजन क्या होता है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं सर्च इंजन क्या होता है। ये इंटरनेट पर उपलब्ध जो वेबसाइटें हैं जो किसी भी विषय पर जानकारी प्रदान करती हैं जो आप चाहते हैं, यानी कि सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अन्य वेबसाइटों से जानकारी एकत्रित करता है। और अब जैसे ही सर्च इंजन, यानी कि आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको डायरेक्टली सीधे आपके पास आ जाता है। जैसे कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन है, जैसे याहू हो गया, अल्टा विस्टा हो गया, गूगल हो गया, ये कुछ फेमस आपके देखें तो सर्च इंजन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुति प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कॉमा, हाइफन, ESC या आपके देखें तो टैब। दोस्तों अगर हम बात करें किसका प्रयोग किया जाता है पावर पॉइंट प्रस्तुति, जो प्रेजेंटेशन आपका चल रहा है उसे अगर आपको समाप्त करना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो एस्केप का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों किसका किया जाएगा? एस्केप की होती है ESC, ये की होती है आपके कीबोर्ड में, इसके थ्रू आप उसे एक तरह से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ESC कुंजी का उपयोग ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसे रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन को फोरथॉट इंक नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बनाया गया था, आपके जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह 20 अप्रैल 1987 को शुरू में केवल मैकिन्टॉश सिस्टम के द्वारा, अगर हम देखें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके आधारित कंप्यूटरों के लिए जारी किया गया था। जो शुरुआत में किया गया था, ये मैकिन्टॉश सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपके जारी किया गया था 20 अप्रैल 1987 को, अगर हम देखें तो शुरुआत में आपकी किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा आपके देखें क्या क्या किया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए ESC का प्रयोग किया जाता है। कुछ हम यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट की आज के कुछ हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे Ctrl+N के द्वारा क्या कार्य होता है। तो ये नई प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए दोस्तों Ctrl+N का उपयोग करते हैं हम। अगर आपसे Ctrl+O पूछा जाए दोस्तों, तो आप मौजूदा प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, तो ये तो आपको नहीं भूलेगी, ओपन के लिए O का आपका प्रयोग किया जाता है। S से अगर हम देखें एक प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए, ये भी आपके लिए आसान है, सेव में S से। ठीक है, सेव करने के लिए Alt+F2 या F12 से क्या होता है, तो इसके द्वारा दोस्तों सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इसके द्वारा आपको किस फोल्डर पे, किस लोकेशन पे आपको सेव करना है फाइल को, ये आप यहाँ पे कर पाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए Ctrl+W या Ctrl+F4 जो कि आपके पूछा गया था,
आज के एग्जाम में, तो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस क्यू से क्या किया जाता है दोस्तों, किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव और बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का प्रयोग भी अगर हम देखें तो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जेड से क्या किया जाता है, ये भी अगर हम देखें एग्जाम में कई बार आपके रिपीट एंड पूछा गया है आपके। जेड से अगर हम बात करें तो अंडू के लिए अगर हम देखें कंट्रोल प्लस जेड का यूज किया जाता है। और दोस्तों रीडू के लिए क्या किया जाता है, कंट्रोल प्लस बाई का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस F2 से अगर हम देखें दोस्तों तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए अगर हम देखें कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए कि अगर हम बात करें भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, दोस्तों आपको याद रखना है परम 8000 जो है ना आपका भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर आपके दोस्तों माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। परम जो है आपके दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये सीडेक पुणे की एक संस्था है, इसके द्वारा अगर हम देखें तो विकसित सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। और परम सुपर कंप्यूटर जो होता है ना दोस्तों, ये विजय पी भाटकर के नेतृत्व में विकसित किया गया था। दोस्तों किसके नेतृत्व में, विजय पी भाटकर के नेतृत्व में किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसका इनके जनक अगर हम देखें तो ये कहे जाते हैं विजय पी भाटकर। ठीक है, अगर हम बात करें भारत द्वारा विकसित कुछ और सुपर कंप्यूटर जैसे एका हो गया, परम हो गया, कबरू एक अगर हम देखें भारत द्वारा विकसित है, एक ब्लू जीन अगर हम देखें तो भारत द्वारा विकसित है, एक प्रत्यूष जो है ना भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपके दोस्तों प्रत्यूष है, आपके सबसे तेज कंप्यूटर जो है ना आपका दोस्तों प्रत्यूष है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी के भी दिन आपके एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन छप सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कुछ इंपॉर्टेंट और है, जैसे सागा जो आपको ऑप्शन में दिया गया है सागा 220, ये इसरो द्वारा 2011 में विकसित सुपर कंप्यूटर है। अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा डेवलप किया गया, इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप कमेंट करके बताइएगा। एंड परम जो है ना आपका परम युवा 2 भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर के प्रतिष्ठित परम श्रृंखला में सबसे तेज है आपके। फिर जैसे सहस्त्र है, सहस्त्र ये अंतरिक्ष अभियंत्रिकी, मौसम विज्ञान, पूर्वानुमान और ज्योतिष अंकुरण के क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है आपके। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है तो सेमूर क्रे को माना जाता है। सुपर कंप्यूटर का जनक दोस्तों किसे माना जाता है, सेमूर क्रे को माना जाता है। दोस्तों CDC 6600 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर है और सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल APT किसने विकसित किया था आपके, गैरी किल्डन, जोनाथन फ्लेचर, रॉल्फ एचवेयर या डगलस टी रॉस। दोस्तों याद रखिएगा ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल किसने विकसित किया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डगलस टी रॉस के द्वारा किया गया था। दोस्तों डगलस टी रॉस के द्वारा ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल जो है आपके डेवलप किया गया था। आप सभी याद रखिएगा, डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार डिटेल देख लेते हैं इसका कि APT क्या होता है। ये एक पूर्ण रूप ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल होता है। ठीक है, स्वचालित रूप से प्रोग्राम करने योग्य अगर हम देखें तो ये उपकरण होता है। और ये किसके द्वारा, डगलस टी रॉस द्वारा विकसित किया गया था आपके। यह एक भाषा होती है जो ज्यामिति के संबंध में टूल पाथ को परिभाषित करता है और अक्सर पोस्ट प्रोसेसर जनरेटेड फाइलों के लिए अगर हम देखें तो ये आधार बनाता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि किसके द्वारा विकसित किया गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल, APT का फुल फॉर्म होता है आपके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। दोस्तों न्यू के लिए अगर हम देखें, मैंने आपको अभी बताया कि Ctrl+N का उपयोग किया जाता है दोस्तों न्यू के लिए, Ctrl+N का न्यू के लिए किया जाता है। दोस्तों आपसे B के लिए पूछा जाए तो B का अगर हम देखें तो बोल्ड के लिए किया जाता है। D का अगर हम देखें दोस्तों किसके लिए किया जाता है, तो आइए हम सभी देख लेते हैं एक बार। Ctrl+M से अगर हम देखें तो पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। और B से अगर हम देखें तो हाईलाइटेड चयन को बोल्ड करने के लिए किया जाता है बड़े अक्षरों में। डी से अगर हम देखें तो फॉन्ट विकल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है दोस्तों आपके लिए। Alt+F से अगर हम बात करें तो वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेनू विकल्प के लिए अगर हम देखें Alt+F होता है। Alt+E अगर आप प्रेस करेंगे तो वर्तमान प्रोग्राम में एडिट करने के लिए अगर हम देखें Alt+E का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हेल्प के लिए अगर हम बात करें तो F1 का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया हेल्प के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, F1 का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+A से सभी टेक्स्ट का चयन कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आता है Ctrl+X से। रट लीजिए एकदम से, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं जितनी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, डेली का एनालिसिस में देखता हूँ, एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो मिल रहे हैं। Ctrl+A सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए। Ctrl+X किसके लिए होता है दोस्तों, कट के लिए होता है। Ctrl+Del किसके लिए होता है दोस्तों, चयनित आइटम को कट करने के लिए, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको कट करने के लिए Ctrl+Del होता है। Ctrl+C किसके लिए होता है दोस्तों, चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए होता है। और ऐसा नहीं है लेबल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कल वाला वीडियो देखिएगा आप रात वाला,
ऊपर से जाएंगे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के, जिस पैटर्न पे आपसे पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, देखिएगा। ठीक है, देखिए Ctrl+C चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए, Ctrl+IN जो होता है ये आपके चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। V से अगर हम देखें तो ये पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, V से अगर हम देखें पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हों। ठीक है, स्पीड इसलिए ले रहा हूँ, नहीं तो धीरे धीरे भी पढ़ा सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। आपके इंपॉर्टेंट टाइम की कदर है मुझे, जो आपके टाइम चल रहा है ना आपके एग्जाम के लिए, वो टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Shift+INC चयनित आइटम को पेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, होम के द्वारा उपयोगकर्ता को वर्तमान रेखा की शुरुआत में ले जाने के लिए होता है। होम के लिए याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन वाले हैं। होम किसके लिए होता है? ये वर्तमान रेखा की शुरुआत में, स्टार्टिंग लाइन के में आपके देखे तो ले जाता है। और Ctrl+Home से डॉक्यूमेंट के शुरुआत में पहुंचते हैं, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में। एंड से वर्तमान रेखा के अंत में पहुंचते हैं, और Ctrl+End से एक डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचते हैं। तो ये कंफ्यूजन वाले पॉइंट है आपके, इनको अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, Shift+Home से क्या होता है? वर्तमान स्थिति से रेखा की शुरुआत तक हाईलाइट करने के लिए Shift+Home, और Shift+End से वर्तमान स्थिति से रेखा के अंत तक चिन्हांकित करने के लिए अगर हम देखें तो Shift+End का प्रयोग किया जाता है। दो लास्ट है Ctrl+, अगर हम देखें लेफ्ट एरो जो होता है आपके, लेफ्ट एरो से एक बार में एक शब्द को बाईं ओर ले जाना, और राइट एरो से एक बार में एक शब्द को दाईं ओर ले जाना। तो ये दोनों भी आप सभी याद रखिएगा दोस्तों। कैसा लगा आज के शानदार वीडियो आप सभी के लिए जो प्रोवाइड किया गया? दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप एग्जाम डेट अपनी ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि 26 तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। तो आपका कब एग्जाम है, लास्ट तक आप सभी के साथ हैं, और आगे आने वाले एग्जाम में भी आप सभी का साथ देने वाले हैं हम। बस आप सभी अपना सहयोग बनाए रखें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको अगर हेल्पफुल है तो आप दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।